हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से डिस्कस करेंगे यूनिट 1 से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन एनवायरनमेंट के। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द गाया हाइपोथेसिस प्रपोजेस दैट लाइफ अडेप्ट्स टू अर्थ पैसिवली। सेकेंड ऑप्शन इज अर्थ इज अ सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम मेंटेन्ड बाय लाइफ। Ecosystem functions independently of the biosphere. And last one is the earth operates through thermodynamic isolation. So as we know that the Gaia hypothesis is a very beautiful hypothesis which talks about that earth is a self-regulatory system and it knows how to balance itself. It means कहीं अगर धूप कहीं अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इट मीन्स अर्थ में कहीं टेम्परेचर लो भी हो रहा होगा। ठीक, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टर्म डिफाइंस which terms defines the energy used by green plants for growth and reproduction after respiration. As we know that the formula of net primary productivity is gross primary productivity minus respiration. ठीक, तो it means this B option suits the best to our description. थर्ड क्वेश्चन है the edge effect इज़ मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद एक्वेटिक जोन के साथ, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन के साथ, सॉइल फर्टिलिटी के साथ या डिजर्टिफिकेशन के साथ. तो पहले इसको समझ लेते हैं कि ये एज इफेक्ट है क्या. एक्चुअल में ये जो एज इफेक्ट है ये क्या शो कर रहा है. इट रेफर्स टू द चेंज इन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी स्ट्रक्चर. जो भी चेंजेस हो रहे हैं दैट अकर्स एट द प्राइमरी एज एंड बिटवीन टू डिफरेंट हैबिटेट्स ऑफ द इकोसिस्टम. इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो एज इफेक्ट है ये सीधे सीधे रिप्रेजेंट करता है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन को. इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. ठीक, फोर्थ क्वेश्चन इज which process is primarily responsible for the vertical stratification of nutrients in ओशियंस. अब थोड़ा सा पहले इसको समझ लेते हैं. पहले ये चारों टर्म समझ लेते हैं क्योंकि चारों टर्म इम्पॉर्टेंट है. ठीक, पहला टर्म था डिफ्यूज़न. डिफ्यूज़न का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई टू लो टेम्परेचर, लो कॉन्सेंट्रेशन. सैलिनिटी का मतलब होता है द सॉल्ट कंसनट्रेशन, सी वाटर में कितना सॉल्ट का कंसनट्रेशन है. ठीक है, और ये क्या इफेक्ट करता है, वाटर की डेंसिटी को. ठीक, और डेंसिटी से क्या होगा, वो जो ओशन का सर्कुलेशन है उस पर इफेक्ट पड़ता है. ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है थर्मोहलाइन सर्कुलेशन. अब ये सबसे क्रूशियल प्रोसेस है. इसमें क्या हो रहा है, इट इज़ अ लार्ज स्केल ग्लोबल सर्कुलेशन ड्रिवन बाय डिफरेंसेस इन टेम्परेचर. ठीक, अब इसको हम बोलते हैं ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट. क्यों, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, जब धूप की वजह से जो ऊपरी लेयर होती है ओशंस की वो बहुत गर्म हो जाती है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है. लेकिन जो लो लेवल होती है उसका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता, तो उससे एक टेम्परेचर का डिफरेंस क्रिएट होता है. इसलिए हम उसको कह रहे हैं ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट. ठीक, और ये हमेशा हमारी यूज़ होती है क्लाइमेट रेगुलेशन और कार्बन साइकिलिंग में. जो विंड टर्बुलेंस है, विंड टर्बुलेंस हमारा क्या है, इट्स सरफेस मिक्सिंग ऑफ ओशन कॉज बाई विंड एनर्जी की वजह से जो सरफेस है ओशन की उसकी जो मिक्सिंग है उसको हम कह रहे हैं विंड टर्बुलेंस. तो फ्रॉम दिस एनालिसिस यू कैन सी दैट the process which is responsible for the vertical stratification is your thermohaline circulation. The correct answer is option number C. Take next question is in negative feedback loop in a ecosystem dynamics usually results in amplification of disturbance, instability, system stabilization and sudden collapse. अब जो नेगेटिव फीडबैक लूप्स होते हैं ना, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच अ चेंज इन अ सिस्टम ट्रिगर्स अ रिस्पॉन्स. ठीक, दैट काउंटर एक्ट्स और reduces that change helping to maintain the stability and equilibrium in the system. यानी ये जो हमारे नेगेटिव फीडबैक लूप्स हैं ना, ये किसी भी इकोसिस्टम की को स्टेबल रखने में और उसका इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में हेल्पफुल होते हैं. इसलिए द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी,
नेगेटिव फीडबैक लूप हमारा क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं किसमें, सिस्टम के स्टेबलाइजेशन में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ बायो जियोकेमिकल प्रोविंस इज यूज टू अंडरस्टैंड, किस चीज़ के लिए, बायोडाइवर्सिटी के पैटर्न को समझने के लिए, टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज को समझने के लिए, या एलिमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन एंड साइक्लिंग को समझने के लिए, या फाइटो जियोग्राफी को समझने के लिए। तो जितना आप समझते हो, क्योंकि जो बायोजियोकेमिकल प्रोविंसेस हैं आर द रीजन ऑफ द अर्थ दैट हैव डिस्टिंक्ट पैटर्न और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, केमिकल साइकिलिंग एंड फिजिकल कंडीशंस। मीन्स ये सीधे सीधे क्या चेक करें, ये कौन से रीज़न है जिसमें इसमें क्या हो रहा है, अलग अलग पैटर्न है हमारे किसके, केमिकल साइकिलिंग के और एलिमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन के। तो सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। Next question is, which of the following would likely show a type 1 survivorship curve? अब टाइप 1 सर्वाइवरशिप में वो चीज़ें आती हैं जो कि जिनकी हम एक तरीके से कह सकते हैं जिनकी लाइफ बहुत लॉन्ग होती है, ठीक है, प्लस जिनका मोर्टालिटी रेट कम होता है, और उसमें बेसिकली हम लोग यानी हम ह्यूमन बीइंग भी इसी कर्व में आते हैं। ह्यूमन प्लस जैसे एलिफेंट्स हो गए, ये भी इसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक, इट मीन्स द आंसर विल बी, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ये क्या कह रहा है, द टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व डिस्क्राइब्स अ पॉपुलेशन इन विच मोस्ट इंडिविजुअल सर्वाइव टू द ओल्ड एज एंड मोर्टालिटी इज लो। हाँ, वही कि उनका सर्वाइवल रेट अच्छा है, मोर्टालिटी कम है, ठीक, और लास्ट में जो इंक्रीज होती है मोर्टालिटी रेट, वो कब हो रही है इंक्रीज, जब आपके लेट इन द लाइफ में। ठीक, उसके एग्जाम्पल हो गए ह्यूमंस, एलिफेंट्स हो गए, वेल्स हो गई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लेविग्स लॉ ऑफ मिनिमम। ठीक, एक्चुअल में लेविग लॉ ऑफ मिनिमम अभी हमने एक लेक्चर भी पूरा किया है इस पर। ये क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन इज एनर्जी इज ट्रांसपेरेंट इन फिक्स टू। जितने भी, पहले इतना सिंपल समझ लो कि जितने भी ये लॉज ऑफ मिनिमम फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये हमारे ये सीधे सीधे ये बोलते हैं कि अगर किसी चीज़ को सरवाइव करने के लिए एन टाइप के न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक, और अगर कोई न्यूट्रिएंट्स ए कम है, ठीक है, तो दिस विल डिसाइड दैट वेदर दिस प्रोसेस, या प्लांट कह लो, या वो ग्रो करेगा या वो लिमिट करेगी उसकी ग्रोथ को, कौन सी चीज़ है जो उसको कंट्रोल कर पाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, ओनली द लीस्ट अबेंडेंट रिसोर्स लिमिट्स प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब क्या होगा कि हो सकता है आपके पास बाकी न्यूट्रिएंट्स बहुत प्रचुर मात्रा में हो, लेकिन जो रिक्वायर्ड है वो कम है ना, तो वो जो कम है वो डिटरमिन करेगा कि ये वो पर्टिकुलर प्लांट सर्वाइव करेगा या नहीं, या उसकी ग्रोथ कितनी होगी। ठीक, हाँ, ये क्या कह रहा है, स्टेट्स दैट द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन इज लिमिटेड बाय द स्कारस्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नॉट बाय द टोटल अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल। मतलब अगर हमारे पास कितने भी रिसोर्स अवेलेबल है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उससे फ़र्क पड़ता है कि कौन उसको चाहिए, लेकिन वो कम है आपके पास। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सॉइल केमिस्ट्री ए हाई केटाइन exchange capacity implies low fertility, high leaching, high nutrient retention and poor water infiltration। ठीक, एक्चुअल में जो केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है, इट इज़ द मेजर ऑफ हाउ मेनी केटाइन्स विच आर एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स ए सॉइल कैन रिटेन ऑन इट्स सरफेस। ठीक, तो सीधा सीधा मतलब क्या हो गया कि सॉइल ने कितने अपनी सरफेस में कितना प्लांट न्यूट्रिएंट्स को रिटेन करके रखा है। ठीक, हाउ मेनी केटाइन्स एंड देयर, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो गया, आंसर नंबर सी, हाई न्यूट्रिएंट रिटेंशन। ठीक, इट्स एक्सप्रेस इन मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम्स। लास्ट क्वेश्चन इज बायोडाइवर्सिटी एक्सचेंज इकोसिस्टम्स प्रोडक्टिविटी ड्यू टू। इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी कैसे इनहेंस हो रही है, उसमें स्पीसीज आइसोलेशन की वजह से, नीच पार्टीशनिंग की वजह से, और रिसोर्स एक्सक्लूजन की वजह से, या हैबिटेट यूनिफॉर्मिटी की वजह से। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे। दैट इज़ इट, थैंक यू।